मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। पीछे वाले जो लोग हैं उनको भारत माता की जय बोलने में थोड़ी शर्म आनी है। शर्माने की जरूरत नहीं है। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय सरदार, जय सरदार। केम छो? मजामा। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, पूरे गुजरात के कोने कोने से इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और इतनी देर से आप लोग शांतिपूर्वक बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और सुन रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज सूरत में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सूरत में मुझे 10 जुलाई को आना था। जून के महीने में सूरत के कुछ व्यापारी मेरे पास आए। दिल्ली में हम लोगों ने व्यापारियों के लिए बहुत काम किया है। दिल्ली में हमने वैट टैक्स कम कर दिया, सब चीजों पे कम कर दिया टैक्स। हमने व्यापारियों के ऊपर रेड बंद कर दी। हमने व्यापार का सरलीकरण किया। तो जून के महीने में सूरत के कुछ व्यापारी आए मेरे पास, बोले सर हम पूरे गुजरात के व्यापारियों की एक सभा करना चाहते हैं सूरत में, आप आएंगे? मैंने कहा जरूर आएंगे। उन्होंने कहा आप आइए और बताइए कि किस तरह से दिल्ली के अंदर व्यापार को सरल किया गया है। 10 जुलाई की डेट तय हुई, लेकिन दोस्तों मुझे जान के ये ताज्जुब हुआ कि सभा के 10-15 दिन पहले जिस हॉल में सभा होनी थी, उस हॉल के लोगों के पास, मैनेजमेंट के पास, गुजरात सरकार के यहां से फोन गया कि अगर केजरीवाल की सभा कराई तो देख लो तुमको छोड़ेंगे नहीं। उस हॉल को कैंसिल करवा दिया गया। जो व्यापारी मुझे बुलाने के लिए आए थे, उनके पास गुजरात सरकार से फोन गया कि अगर तुम लोगों ने केजरीवाल की सभा करवाई तो तुम्हारे ऊपर रेड करवा देंगे। उन व्यापारियों का मेरे पास फोन आया, कहते हैं सर आप तो अपने हैं, ये गुजरात सरकार हमें नहीं छोड़ेगी, अगर हमने आपको बुला लिया तो हमें सभा कैंसिल करनी पड़ेगी, आप बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे यह जान के ताज्जुब हुआ कि इस तरह का माहौल गुजरात के अंदर चल रहा है कि अगर कोई सभा करवाना चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री की, तो उसको कुचलने का डर दिखाया जाता है। आज ये जो सभा होनी थी, इस मैदान की जब परमिशन मांगी गई तो सूरत के अथॉरिटीज ने परमिशन देने से मना कर दिया। ये तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गुजरात हाई कोर्ट का कि उनके आदेश के बाद आज ये सभा यहां पे आयोजित की गई है। दोस्तों, पिछले 2-3 महीने में मेरा कई बार आना हुआ गुजरात, कई लोगों के घर गया, और जो माहौल मैंने गुजरात के अंदर देखा है दोस्तों, वो माहौल वाकई दिल दहला देने वाला है। पूरा दमन का माहौल है कि अगर कोई भी गुजरात सरकार के खिलाफ, अगर कोई भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। पिछले साल पाटीदार आंदोलन हुआ, शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 25-26 अगस्त को। पाटीदार न्यायपूर्ण तरीके से हक मांग रहे थे।
अनामत का हक मांग रहे थे। सरकार को वो पसंद था कि नहीं था, ये अलग बात है, लेकिन इस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपना हक मांगने का अधिकार है। शांतिपूर्वक हक मांगने का अधिकार है हर व्यक्ति को। शांतिपूर्ण तरीके से पाटीदार अपना हक मांग रहे थे, लेकिन 26 अगस्त के दिन निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला के कई पाटीदार लड़कों को शहीद कर दिया गया। मैं भी कल परसों उनके कईयों के घर गया था। महसाना में मैं निशित के घर गया, मयूर के घर गया, कामली गांव में मैं कन्नू भाई जी के यहां गया, महेश के यहां गया। उन्होंने जो अपनी पूरी कहानी बताई, उनके परिवार वालों ने दिल रो पड़ा। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोई हिंसा नहीं थी, कुछ नहीं थी। इनमें से एक लड़का तो बेचारा सुबह दूध लेने के लिए गया था। उसने देखा कि सड़क के ऊपर कुछ लोग चल रहे हैं, वो भी उनके साथ चलने लगा। अचानक पुलिस की गोली आकर उसको लगी। उसका क्या कसूर था? हमारे ये पाटीदार समाज के लड़के आतंकवादी नहीं थे, ये हमारे देश के नागरिक हैं। इनका क्या कसूर था? इनको क्यों गोली मारी गई? इनके परिवार वालों की एक ही मांग है, एक ही मांग है इनके परिवार वालों की, न्याय चाहिए। उन्होंने कहा सर हमें न्याय चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? बोले जिन लोगों ने हमारे लड़कों के ऊपर गोली चलाई उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा किससे, किसको मिलनी चाहिए? पुलिस वालों को? उन्होंने कहा नहीं सर, पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे, पुलिस वालों को किसी नेता ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। किस नेता ने आदेश दिया था? किस नेता ने आदेश दिया था? जिस नेता ने पुलिस को आदेश दिया था गोली चलाने का, उस नेता को सजा दिलवा के रहेंगे दोस्तों। नहीं तो जिन लड़कों को गोली लगी उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। गुजरात सरकार एक तरह से चैलेंज कर रही है, गुजरात की भाजपा सरकार चैलेंज कर रही है। क्यों चलवाई उन्होंने गोली? क्या जरूरत थी गोली चलाने की? पुलिस को निर्देश होता है कि अगर शांतिपूर्ण भीड़ हो तो उनके ऊपर गोली नहीं चलानी, और अगर गोली चलानी होती है तो पहले पैर के नीचे चलाई जाती है, सीधे सर के अंदर, गले के अंदर, छाती के अंदर गोली कभी नहीं चलाई जाती। उन्होंने गोली क्यों चलाई? उन्होंने पूरे गुजरात के पाटीदार समाज को, गुजरात सरकार ने, भाजपा सरकार ने गुजरात के लोगों को चैलेंज किया है, चैलेंज किया है कि अगर तुम हमारे खिलाफ विरोध करोगे तो तुमको कुचल दिया जाएगा, तुमको बख्शेंगे नहीं, तुमको जो करना है कर लो। मैं कल श्वेतांग के घर गया। 25 तारीख की रात को, 25 अगस्त की रात को सरकार ने कई ऐसी कॉलोनियों के अंदर जहां पाटीदार समाज की बहुतायत थी, वहां पे पुलिस को भेज भेज के लाठीचार्ज किया था। श्वेतांग एक लड़का है, उसको पुलिस वाले उठा के ले गए, उसको पूरी रात इतना पीटा, इतना पीटा, उसको घर से उठा के ले गए। वो सड़क पे भी नहीं जा रहा था, उसको घर से घसीट के ले गए और पूरी रात इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि सुबह तक उसकी मौत हो गई। दोस्तों, पूरे पाटीदार समाज के कितने लड़कों के अंदर ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए, झूठे केस लगा दिए गए। वो आज भी बेचारे कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं
कि हार्दिक पटेल का क्या कसूर है, हार्दिक पटेल के ऊपर मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है। हार्दिक पटेल अपने समाज के लिए हक मांग रहा था, हार्दिक पटेल के ऊपर इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चलाया है। मैं कहना चाहता हूं कि हार्दिक पटेल से बड़ा देशभक्त नहीं है और जनरल डायर से बड़ा देशद्रोही नहीं है इस देश के अंदर। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, यह समझना पड़ेगा कि गुजरात सरकार पूरे गुजरात के लोगों को चैलेंज कर रही है कि अगर तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, कुचल देंगे, मार डालेंगे, गोली से मार डालेंगे, जो करना है कर लो। पिछले महीने ऊना के अंदर हमने देखा किस तरह से 4 दलितों को पुलिस थाने के सामने पुलिस की मौजूदगी में बेरहमी से पीटा गया। दोस्तों, पुलिस ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया पुलिस ने कुछ? क्योंकि जो लोग पीट रहे थे वो भाजपा के गुंडे थे और पुलिस को कहा गया था कि जब ये भाजपा के गुंडे उनको पीटे तो कुछ नहीं करना है। मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे दलित समाज को, मैं बधाई देना चाहता हूं जिग्नेश मेवानी को, जिसने पूरे दलित समाज को इकट्ठा किया, जिसने पूरे दलित समाज को खड़ा करके इसका विरोध किया है। दोस्तों, ऊना के अंदर जो घटना हुई वो अकेली घटना नहीं है। दलितों के अंदर ऊपर जगह जगह अत्याचार हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, गुजरात की भाजपा सरकार गुजरात के लोगों को चैलेंज कर रही है कि अगर तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, गुजरात के अंदर कहते हैं कि दारूबंदी है। क्या खाक दारूबंदी है? अभी यहां बैठे बैठे अगर आप फोन करो तो यहां पे होम डिलीवरी होती है दारू की, मुझे बताया गया गुजरात के अंदर। नकली दारू बनती है। अभी कुछ दिन पहले सूरत के अंदर 19 लोगों की मौत हो गई नकली दारू से। कितनी मौतें हो चुकी है नकली दारू से? मैंने अल्पेश ठाकुर से बात की। अल्पेश ठाकुर ने बताया कि कम से कम एक साल में 10 से 15 हजार लड़कों की मौत होती है नकली दारू से। 10 से 15 हजार लड़कों की। अल्पेश ठाकुर की संस्था ने गुजरात सरकार को पूरी लिस्ट दी है कि कहां कहां दारू बनती है गुजरात के अंदर, पूरी लिस्ट दी है। लेकिन गुजरात सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि नकली दारू का धंधा कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता करते हैं। दोस्तों, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नकली दारू का धंधा ये बड़े बड़े नेता करते हैं। तो गुजरात सरकार कह रही है, चैलेंज कर रही है कि हम तो नकली दारू बिकवाएंगे, हम तो दारू बनाएंगे, तुम्हारे में दम में तो कुछ कर लो, जो कर सकते हो कर लो। 6 नवंबर को अल्पेश ठाकुर गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं शराबबंदी के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। हम उनको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आज हम जानते हैं दोस्तों, गुजरात को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है आज गुजरात को? अमित शाह चला रहा है गुजरात को। पिछले कुछ सालों से अमित शाह गुजरात को चला रहा है। आनंदीबेन पटेल थी, उनके साथ उनकी खिटपिट रहती थी। आनंदीबेन पटेल कुछ चीजें उनकी मानती नहीं थी तो उन्होंने उसको बदल के विजय रूपानी ले आए। अब विजय रूपानी तो बताते हैं पूरा उनका ठप्पा है। जो अमित शाह कहते हैं विजय रूपानी वही करता है। तो अमित शाह की पूरे गुजरात को चेतावनी है, पूरे गुजरात को चैलेंज है अमित शाह का कि मैं तो गुजरात ऐसे ही चलाऊंगा, अगर मेरे खिलाफ विरोध करोगे तो मैं कुचल दूंगा।
और गुजरात वालों, जो कर सकते हो मेरा बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। मेरे को याद आ रही है अन्ना आंदोलन की। अन्ना आंदोलन के टाइम पूरा देश खड़ा हो गया था, सारे देश के लोग सड़कों के ऊपर उतर आए थे। सारे देश के लोग क्या मांग रहे थे? सारे देश के लोग कह रहे थे कानून बना दो, लोकपाल बिल बना दो, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून बना दो। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, अहंकार के अंदर डूबी हुई। कांग्रेस ने कहा नहीं बनाते। कांग्रेस ने चैलेंज किया कि अगर तुम्हारे में दम है तो चुनाव लड़ो, और चुनाव लड़के खुद आ जाओ और खुद अपना लोकपाल बिल बना लो। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े कांग्रेस के। हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हमारे को चुनाव लड़ना नहीं आता, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कहा अगर लोकपाल बिल चाहिए तो चुनाव लड़ो और खुद आके लोकपाल बिल बना लो। जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा तो आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी, और जब आम आदमी खड़ा हुआ दोस्तों तो 70 में से 67 सीट आई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों साफ हो गई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों साफ हो गई। मैं बार बार इनको बोलता हूं, इस देश में कभी आम आदमी को चैलेंज मत करना। इस देश में कभी आम आदमी को चैलेंज मत करना। यह आम आदमी बड़ा दबा कुचला है, यह आम आदमी बड़ा गरीब है, यह आम आदमी बड़ा छोटा दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन यह आम आदमी खड़ा हो जाए बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं दोस्तों। दिल्ली के अंदर आम आदमी खड़ा हुआ, 70 में से 67 सीट आ गई। आज गुजरात के अंदर अमित शाह चैलेंज कर रहा है, गुजरात के आम आदमी को चैलेंज कर रहा है। मैं आज यहां गुजरात के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या अमित शाह का चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? क्या अगला चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो? क्या अमित शाह को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो? अगला चुनाव गुजरात के अंदर चुनाव नहीं होगा, अगला चुनाव एक क्रांति होगी। एक तरफ अमित शाह होगा और दूसरी तरफ गुजरात के लोग होंगे। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली के आम लोग जाके विधानसभा के अंदर बैठे थे, अगली बार गुजरात की विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के एमएलए नहीं बैठेंगे। अगली बार गुजरात विधानसभा के अंदर आम आदमी बैठेंगे, आम औरतें बैठेंगी दोस्तों। लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, पैसे भी खर्चने पड़ेंगे, त्याग भी देना पड़ेगा, बलिदान भी देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, दुकान बंद करके कई महीनों तक घर घर जाना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार हो? और दोस्तों, ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों में पति पत्नी का रिश्ता है। इनसे दोनों से बच के रहना। मैं ये सोच रहा था, मैं अभी गुजरात आया, हर जगह मेरा विरोध कर रहे हैं, हर जगह जहां मैं जा रहा हूं वहां अमित शाह ने अपने आदमी भेजे हुए हैं। आज भी पीछे अपने आदमी भेजे थे अमित शाह ने। यहां तक कि माता के मंदिर में गया, वहां भी अमित शाह ने अपने आदमी भेज दिए। इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती, इससे गलत बात नहीं हो सकती। लेकिन जब राहुल गांधी आता है गुजरात में, तब कोई विरोध नहीं होता। राहुल गांधी सगा लगता है इनका। राहुल गांधी आता है तो कोई विरोध नहीं होता। मैं सोच रहा था, आज हमारे एक और एमएलए को इन्होंने 14 एमएलए को गिरफ्तार कर लिया, आम आदमी पार्टी के 14 एमएलए को। कांग्रेस के एमएलए को गिरफ्तार किया क्या? एक भी एमएलए को, कांग्रेस के एमएलए को कांग्रेस के एमएलए को गिरफ्तार नहीं किया, रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार नहीं किया,
आम आदमी पार्टी के एमएलए को गिरफ्तार। तो बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा गहरा रिश्ता है और गुजरात के लोग सबसे ज्यादा जानते हैं। गुजरात के लोग मुझे बता रहे थे अहमद पटेल और नरेंद्र मोदी जी बड़े मिलके काम करते हैं दोनों एक साथ। गलत तो नहीं कह रहा? दोनों में बड़ा अच्छा रिश्ता है, दोनों मिलके काम करते हैं। मुझे बड़ा दुख है ये चुनाव लड़ते हैं झूठे वादे करके। हम सब लोग जानते हैं किस तरह से इन्होंने झूठ बोला था कि काला धन वापस लेके आएंगे। काला धन कैसे वापस लेके आएंगे जब अंबानी और अडानी की जेब में बैठे हैं? सारा काला धन तो उन्हीं लोगों के पास है। इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, अब कहते हैं जुमला है। लेकिन दोस्तों, मुझे याद है 2014 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा दिल जलता है जब कपास के रेट 2000 रुपए से कम दिए जाते हैं। आज कपास का रेट 800 रुपए है। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अब तो आप प्रधानमंत्री जी बन गए, अब तो कम से कम कपास का रेट 2000 रुपए कर दीजिए। अब दिल नहीं जलता, अब दिल नहीं जलता। दोस्तों, 2012 में कांग्रेस की सरकार ने जब ज्वेलर्स के ऊपर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाई थी तो उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने उसका बड़ा विरोध किया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के सारे ज्वेलर्स के ऊपर 1% ड्यूटी लगा दी। जो काम पहले कांग्रेस किया करती थी वो सारे के सारे काम आज भाजपा सरकार केंद्र में आने के बाद कर रही है दोस्तों। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर लोगों ने ईमानदार पार्टी को वोट दिया, राजनीति को साफ किया। इसका कितना बड़ा असर हुआ दिल्ली के अंदर। गुजरात के अंदर एक भी सरकारी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। गलत तो नहीं कह रहा? कोई पुल बनता है, कोई सड़क बनती है, हर काम के अंदर पैसा चलता है। दिल्ली के अंदर अभी एक फ्लाईओवर बना, कांग्रेस के टाइम में, शीला दीक्षित के टाइम में बनना चालू हुआ था। 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था। आपकी ईमानदार सरकार ने, आम आदमी की सरकार ने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ के अंदर बना के तैयार कर दिया। दोस्तों, कभी सुना आप लोगों ने 300 करोड़ का काम सरकार में बनते 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 1000 करोड़ का होते तो देखा है, लेकिन 300 करोड़ का काम 200 करोड़ के अंदर बनते हुए नहीं देखा कभी। 125 करोड़ रुपए बचाए हम लोगों ने। कैसे बचाए? ये 125 करोड़ रुपए नेताओं की और अफसरों की जेब में जाया करते थे। अब दिल्ली में ईमानदार सरकार है, हम पैसे खाते नहीं हैं, तो 125 करोड़ रुपए बच गए। दोस्तों, एक साल में हम लोगों ने 5 फ्लाईओवर बनाए। 5 फ्लाईओवर में हमने 350 करोड़ रुपए बचा लिए। 350 करोड़ रुपए। फिर मैंने अपने सारे कैबिनेट की मीटिंग करी। कैबिनेट की मीटिंग करके मैंने पूछा कि भाई ये 350 करोड़ रुपए बच गए, अब इसका क्या करें? तो हमने तय किया कि दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर हमने सारी दवाइयां और सारे टेस्ट, सारा इलाज हमने फ्री कर दिया। दोस्तों, पूरे भारत के अंदर अकेला दिल्ली राज्य है जहां पे सरकारी अस्पतालों के अंदर सारे टेस्ट और सारी दवाइयां फ्री हैं। पहले अगर कोई मरीज जाता था सरकारी अस्पताल में, खिड़की के ऊपर अगर 5 दवाई लिखते थे तो उसे 1 दवाई मिलती थी। अब मैंने डॉक्टरों को बोला है पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन एक भी दवाई, हर दवाई चाहे 2000 रुपए की दवाई हो, हर दवाई सरकारी अस्पताल के अंदर मिलनी चाहिए। गरीबों को दवाई की कमी नहीं होनी चाहिए। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में बिजली सबसे महंगी थी। आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश के अंदर आज दिल्ली में बिजली सबसे सस्ती है। दोस्तों,
मैं आपको, अगर दिल्ली के अंदर कोई 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, कोई घरेलू आदमी 200 यूनिट बिजली दिल्ली में खर्च करता है, तो उसका 462 रुपए का बिल आता है। गुजरात के अंदर 200 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसका 924 रुपए का बिल आता है। दिल्ली के अंदर कोई 400 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसका 1150 रुपए का बिल आता है। गुजरात के अंदर कोई 400 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसका 2100 रुपए का बिजली का बिल आता है। गुजरात के अंदर बिजली के दाम दिल्ली से पूरी तरह से दुगने हैं दोस्तों। दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, झुग्गी बस्तियों के अंदर, गली गली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक मतलब एक छोटा सा क्लिनिक है, उसमें डॉक्टर बैठता है, एयर कंडीशनड क्लिनिक है, सारी दवाइयां फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है। पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम हो रहा है दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर। और इस बार पहली बार हुआ है गुजरात के अंदर भी, मैंने सुना है कि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा शिक्षा माफिया है। शिक्षा माफिया पैसे देता है सरकार को और हर साल स्कूल फीस बढ़ाते रहते हैं, हर साल स्कूल फीस बढ़ाते रहते हैं। इस बार पहला साल है दिल्ली के अंदर, हम लोगों ने दिल्ली के स्कूल में फीस नहीं बढ़ाने दी किसी भी स्कूल को। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी, हमने ऑर्डर करके उनकी फीस कम करवाई और उनको सबको, जितने पेरेंट्स हैं सबको बढ़ी हुई फीस हमने रिफंड करवाई है दोस्तों। पहली बार हुआ, बढ़ी हुई फीस रिफंड करवाई है हम लोगों ने। बहुत सारे काम किए। किसानों को, गुजरात के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर पिछली साल बेमौसम बारिश हुई, किसान मेरे पास आए, मैं उनके गांव-गांव में गया, मैंने उनकी फसलों का जायजा लिया और हमने दिल्ली के किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया। 50,000 रुपए हेक्टेयर। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। आज किसानों की जमीनें छीनी जाती है, उनको कौड़ियों के हिसाब से पैसा दिया जाता है, उनकी जमीन भी छिन जाती है और बेचारे किसी लायक नहीं रहते। दिल्ली के अंदर हमने किसानों की जमीन का 3.5 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय किया है। 3.5 करोड़ रुपए एकड़। पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा आज दिल्ली के किसानों को मिल रहा है। और अगर कोई भी शहीद, कोई भी सिपाही अगर सीमा पर शहीद होता है और वो दिल्ली का रहने वाला है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दिल्ली सरकार देती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर राजनीति ईमानदार हो जाए तो सब कुछ बदल सकता है। आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज हमारे युवा बेरोजगार हैं क्योंकि राजनीति खराब है। आज हम सब लोगों को यहां से प्रण लेके जाना है कि हम अमित शाह का चैलेंज स्वीकार करते हैं। आने वाले चुनाव गुजरात के लोग लड़ेंगे और गुजरात के लोग आने वाले समय में गुजरात की राजनीति साफ करेंगे, जैसे दिल्ली के लोगों ने करके दिखाई थी दोस्तों। ये बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी हैं, कहते हैं ना बीजेपी वाले हम हिंदुओं की पार्टी हैं। मेरे को एक आदमी मिला, कहता भाई साहब ये जितने पाटीदार लोगों को, लड़कों को इन्होंने गोली मरवाई वो तो सारे हिंदू थे। ऊना के अंदर जिन दलितों की पिटाई करवाई वो तो सारे हिंदू थे, तो हिंदुओं के ऊपर इन्होंने गोली क्यों चलवाई? ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये सत्ता और पैसे के लालची लोगों की पार्टी है। इनका बस चले तो अपने घर के लोगों को बेच के भी ये सत्ता और पैसा कमा लेंगे। ये दोस्तों, ये किसी की पार्टी नहीं है, ना हिंदुओं की पार्टी है, ना मुसलमानों की पार्टी है, ना सिखों की पार्टी है। ये सत्ता और पैसे के लालची लोगों की पार्टी है दोस्तों। आप में से कौन कौन लोग काली चौदस मनाते हैं?
काली चौदस कौन कौन मनाते हैं? सबको पता है क्या होती है काली चौदस? काली चौदस दिवाली के एक दिन पहले आती है। उस दिन अपने घर के सारे लड़ाई झगड़े गलत काम सब खत्म करने के लिए घर की महिला एक दिया चौक पे ले जाके रखती है कि आज हमारे सारे लड़ाई झगड़े सारे गलत काम सारे चौक के ऊपर हमने रख दिए, घर से बाहर हो गए। इस काली चौदस को आप जनरल डायर के नाम का भी एक दिया चौक पे रख दीजिएगा कि अब जनरल डायर को गुजरात से भगाना है। अब हमारे गुजरात के कलेश सारे खत्म हो गए दोस्तों। हम सब लोग मिलके फिर से सरदार पटेल और बापू के सपनों का गुजरात तैयार करेंगे। जय सरदार, जय सरदार।